नमस्कार दोस्तों, मैं नीलकमल यादव और आप देख रहे हैं जंगल तक। आपका हमारे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ श्री श्याम मोहन दुबे जी जुड़े हुए हैं, जो कि अर्पा अर्पण महाअभियान से जुड़े हुए हैं और उसको फिर से वापस बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय अर्पा मैया, आप सभी का धन्यवाद। सर, जैसे कि आप अर्पा अर्पण महाअभियान पे काम कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं जो आप करा रहे हैं? अर्पा अर्पण महाअभियान का जो उद्गम हुआ था या फिर आरंभ हुआ था, कहें नदी इसलिए मैं उद्गम कहता हूँ, तो आपको याद होगा कि 2017 में 23 मई को बिलासपुर का टेम्परेचर था 49.3। तो 49.3 मतलब आप समझेंगे कि अगर 50 होता है तो चिड़ियाँ जो होती हैं उनकी मौत हो जाती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वो सहन नहीं कर पाते। और इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो जो शहर का टेम्परेचर होता है उससे कम से कम 2 से 3 डिग्री ज़्यादा नदी का टेम्परेचर होता है, क्योंकि वो रेत होता है वहाँ पे और वहाँ पे हवाएं चलती हैं गर्म। तो अगर वो स्थिति देखी जाए तो बहुत ही भयावह स्थिति थी वो हमारे बिलासपुर के लिए, जिसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम नदी के किनारे तटों पे हम पौधे लगाएं, सघन पौधा। और जब वो लगेगा तो हरियाली आएगी और पेड़ जो होते हैं नेचुरल वाटर पंप की तरह यूज होते हैं वो इसके लिए, और अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर लाने में सहायता करते हैं। दूसरी बात ये थी, पॉजिटिविटी उसकी ये कि ग्रीनरी आएगी तो टेम्परेचर डाउन होगा। ये सोच के हम अर्पा मैया के तट पे पौधारोपण करना आरंभ किए। उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज फिर उसमें लाते गए ताकि लोग जागरूक हो, और इस कार्यक्रम को अभी तक हम लोगों ने 25,000 पौधे पेड़ बना चुके हैं अर्पा मैया के तट पे। आपकी यूनिवर्सिटी के सामने आप जाकर के देखिएगा। और हमने सड़कों के किनारे भी लगाया है, आपकी यूनिवर्सिटी के सामने से लेकर के ITI तक का दोनों तरफ में। और महामाया चौक जो है वहाँ से लेकर के पुराने पुल के बीच में जो डिवाइडर है अगल बगल, वो भी सारे पौधे। तो इस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और ये सारी कार्य करते जा रहे हैं। और सर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अर्पा नदी के किनारे जो बिलासपुर सिटी है उसके आसपास कंक्रीट की दीवारें और चौपाटी बनाने का कार्य किया जा रहा है, तो उस पे नदी का क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसको हम क्या समझ सकते हैं इस पे? देखिए, ये इस तरह का है जिस तरह से हम कोई मूवी बनाते हैं और किसी एक्टर को सजा के सामने लाते हैं और जिस तरह से मेकअप उतर जाता है फिर उसकी असलियत समझ में आती है। तो जो अभी हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ ये कि सज्जा पे काम कर रहे हैं। अगर कोई ICU में हो तो उसको ब्यूटी पार्लर नहीं भेजा जाता है, पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है हॉस्पिटल में। आज अर्पा मैया से आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब कि एक जो मैं आपको बोलूंगा तो भरोसे के बात भी नहीं होगी, पर मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि अर्पा मैया से अभी तक से 20 से 25 फीट तक की ऊंचाई का, अगर हम नॉर्मल कहीं पे एवरेज सतह लें, उतना रेत निकाला जा चुका है, जो कि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है बिलासपुर का, तेजी से नीचे जा रहा है। जब हम पौधारोपण करते थे यहाँ पे, हमने फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके दे रखा है, अभी फेज 7 तक पहुंच गए हैं, जिसको श्री राम जानकी वाटिका का नाम दिया है 22 जनवरी को। तो वहां पर जहाँ पे हम करते थे तो यूं ही सिंपल होता था, और हम लपेटा पाइप जो होता है उससे हम पानी जो है बच्चों को, मतलब पौधों को देते थे। आज की डेट में अगर मैं खड़ा हो जाऊं और मेरे ऊपर एक और खड़ा हो जाए, उसके ऊपर एक और खड़ा हो जाए, तो इतना गड्ढा करके वहां से रेत निकाला जा चुका है। इसका और जीता जागता उदाहरण है आपका तुर्काडी का पुल। हमेशा उसका पिलर हवा में रहता है, फिर PWD आ करके उसके नीचे फिर लगाते हैं, एक दिन वो कुतुब मीनार हो जाएगा। तो अभी उस पुल को बंद भी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अभी आप देखिएगा कि जो रिवर व्यू चौपाटी है, सुंदरता लगेगी। पानी जो रुक रहे हैं, हर नदी की अलग अलग तासीर होती है, हर पानी का अलग तासीर होता है। अगर पानी रुकता है तो जाम होता है, और उसमें फिर हमारे पास अभी सीवरेज के पानी को निकालने का व्यवस्था नहीं है। वो सारी पानी जा करके अर्पा मैया के पानी पे मिलेगा। आप देखेंगे जलकुंभी कभी भी इस तरफ शिव घाट की तरफ कभी जलकुंभी नहीं होता था, ये उधर ही होता था कहाँ पे, जहाँ छठ घाट है, क्योंकि पानी वहाँ रोक रखे हैं। सड़न की बदबू आती है, उसके बाद फिर वहाँ डेंगू मलेरिया के लार्वा पैदा होंगे। उसके बाद फिर अगर वो पानी हमारे अंडरग्राउंड पानी से अगर मिलता है तो वहाँ की जो भी निकासी होगी, पानी जो किसी भी सोर्सेज से वो ले रहे होंगे, तो वहाँ डायरिया होगा, तो स्वाइन फ्लू भी होगा। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था वहाँ पे एक प्रकार से गवर्नमेंट कर रही है, जिससे बीमारियां परोसेंगी। पानी बहते रहना चाहिए, और एक गैम्बियन स्ट्रक्चर होता है, उस चूंकि गैम्बियन ने पेटेंट कर लिया था, ये हमारे पूर्वज बहुत वर्षों से कर रहे हैं, सनातन वर्षों से, कि पानी बहते रहता था, झीरिया बनाते थे, वो और भी फिल्टर होता था, आगे जाते थे, और बिना प्यूरीफायर के वो यूं ही पी लिया करते थे पानी, पर कभी तकलीफ नहीं होती थी। आज हम सारे केमिकल, सारे सीवरेज की चीजें नदी में मिला रहे हैं और उसको कहीं पे जाम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है
कि उसका जो इफेक्ट है वो समाज पे पड़ेगा, लोगों पे पड़ेगा और एक बीमारी आएंगी। इसको सुंदरता की दृष्टिकोण से देखा जाना उचित नहीं होगा। अभी नदी को ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसे स्वच्छ रख के बहता हुआ पानी लाएं, ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए और लोगों को। और सर जैसे कि आपने अभी एक टर्म यूज़ किया कि बालुओं का खनन हो रहा है और बहुत निकाला जा रहा है उसको नदियों से, तो उसका मतलब उसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा समस्या बनते जा रहा है अभी के डेट पे वो, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल, अर्पा अर्पण महाअभियान ने, मेरे को लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहला ये हमारा समिति था जिसने PIL लगाया हाई कोर्ट पे, और समय समय पर आंदोलन भी किए हम कि रेत उत्खनन नहीं करना चाहिए। और शहर के अंदर 25 घाटों को PIL के थ्रू माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ भी बंद कराया गया है और मात्र अभी 3 घाट ही चल रहे हैं। और एक और भी पहलू है कि अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो फिर रेत की आवश्यकता पड़ेगी, तो रेत लाएं कहाँ से? तो हमारे जो और भी रिसोर्सेज है, जैसे कि आप देखे होंगे कि गिट्टी बोलते हैं जो हम लोग 20 mm और 40 mm इस तरह का जो रहता है गवर्नमेंट मतलब कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, उसका चूरा आप देखेंगे गंगा मैया के तट पे इतनी रेत है, पर वहाँ के लोग गंगा मैया का रेत यूज नहीं करते। बड़ी बड़ी नदियों का रेत यूज नहीं होता, वहाँ पे कंक्रीट का जो बुरादा होता है वो करते हैं, या एस ब्रिक्स जो बन रहा है आजकल उसके साथ सीमेंट लगा करके। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें हम जा करके रेत की जगह हम उसको उपयोग में ला सकते। और सर जैसे कि अरपा नदी के किनारे बहुत से व्यवसाय भी जुड़े होंगे या जुड़े हैं अभी भी, तो उन लोगों पर और किसानों पर क्या फर्क पड़ा है? ये दोनों दो अलग अलग पहलू हैं। किसान अलग है और जो व्यवसाय है, दोनों व्यवसाय से ही जुड़े हैं। पर पहले बहुत सारी सब्जियां होती थी, बिही बाड़ी होते थे, तो अब रेत को उत्खनन करने से नदी की चौड़ाई बढ़ गई है। नदी कभी इतनी चौड़ी थी नहीं जितनी आज हमें दिखाई देती, क्योंकि रेत कटाव होते 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 वो बढ़ते जा रहा है। तो जो बाड़ियां थी वो तो खत्म हो गई हैं। कुछ ही चंद बाड़ियां हैं जहाँ पे अभी भी सब्जी भाजी और ये सब बिही वगैरह का उपयोग मतलब कि उत्पादन हो रहा है, जो कि अभी मेरे को लगता है कि 10% रह गया। अगर हम 40-50 साल पहले जाएं तो जिस तरह से स्वस्थ चीजें हमको मिलती थी, स्वच्छ चीजें और पौष्टिक चीजें, वो अब हमको नहीं मिल रही हैं और उनका कम होते जा रहा है। किसानी मतलब कि ये पैदावार करने की रुचियां हट रही हैं लोगों की। दूसरी बात किसान पे है, किसान को एक फसल लेना चाहिए, रबी फसल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ताबड़तोड़ यहाँ पे वो करते हो। मैं ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही भयानक स्थिति आने वाली है। इतना बोर हो रहा है जिससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल, क्योंकि हम तो ऊपर का खा चुके, पानी पी चुके, पूरा नीचे उड़ चुके। अब अंडरग्राउंड वाटर लेवल के लिए जो बोर हो रही है उससे रबी फसल में निकालते हैं, तो ऑलरेडी पानी तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, और जो बचा हुआ पानी है उसको भी हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं। अभी चाइना जैसे बहुत सारे कंट्रीज ने चावल का उत्पादन बंद कर दिया और छत्तीसगढ़ में चावल ही आता है। आपको अगर भरोसा नहीं होगा, आप लोग अगर फॉरेस्ट्री के बच्चे हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि 1 किलो चावल के लिए मेरे ख्याल से लगभग 2 से 3 हजार लीटर पानी लगता है। तो वो पानी अगर हम इसमें उपयोग करेंगे तो हमारा जो नेचुरल वाटर है वो भी गया और अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी चला गया, तो हम तेजी से निगेटिव मतलब कि उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और चाइना इस चीज को भाप के आज के डेट में वो चावल का उत्पादन बंद करके भारत से ले रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रबी फसल कंप्लीटली बंद करे, क्योंकि अब जब पानी ही नहीं होगा तो फिर आगे भविष्य जो हमारे आप लोग जब आएंगे, आपके और भी जनरेशन आएगा, तो वो क्या करेगा यहाँ पे? तो उतना ही उत्पादन करें जितनी आवश्यकता है और अधिक से अधिक वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की आवश्यकता है। और सर जैसे कि आपने ये भी कहा कि जो क्रॉप्स को सिंचाई करने के लिए ग्राउंड वाटर लेवल का यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं और रिवर्स का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है सर? बिल्कुल, इसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, नगर निगम में नियम है, हमारे बिलासपुर स्मार्ट सिटी में, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, तो हर घर में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि आपके रूफ का जो पानी है वो उसमें जाए, स्टोर हो, अंडरग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो। पेड़ हर घर में एक लगना है, ऐसा एक स्पेस देकर के नक्शा तभी पास होता है। पर आप देखेंगे कि इस नियमों का कोई भी पालन नहीं करता है। अभी आपको एक डेटा दूंगा कि बिलासपुर में लगभग 50,000 घरों का पैसा जमा है वहां पे निगम में कि वाटर हार्वेस्टिंग के, क्योंकि उसके बगैर नक्शा पास होता नहीं, पर उनके घर में है नहीं और वो अपना पैसा लेने जाते भी नहीं।
क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम लेंगे तो 2000 रुपये बस लेंगे, पर हमारा इतने बाई इतना का एरिया कैप्चर हो जाएगा, गवर्नमेंट को हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा छोटा जो स्वार्थ है वो जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये छोटे छोटे स्वार्थ से हम बहुत बड़े स्वार्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बिलासपुर का वाटर लेवल नीचे हो रहा है। तो ये सब स्वार्थ को किनारे करते हुए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उपयोग करें, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को हम यहाँ पे लगाएं, उनकी सेवा करें। और सर जैसे आप अर्पा अर्पण महाअभियान पे कार्य कर रहे हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ी इस महाअभियान के दौरान? देखिए, चैलेंजेस तो डे वन से हैं। जब पेड़ पौधे मैंने अपने जीवन में कभी पौधा नहीं लगाया था, स्कूल की तरफ से एक ही पौधा लगाया था कभी 8th या 9th क्लास में। उसके बाद फिर जब ये बातें हमने लिखी तो पौधे लेने गए, तो पौधे ऐसे नहीं कि आर्टिफिशियल पौधे लगाए, पौधे जो होते हैं बरगद, पीपल, जामुन, करंज, ये सब वाटर लेवल को रिचार्ज करते हैं और ऑक्सीजन बहुत देते हैं, तो ऐसे पौधे लगाने से मतलब है। तो फॉरेस्ट ऑफिस में गए और वहाँ जाने के बाद हमने पौधे मांगे, तो उन्होंने कहा कि पौधे हम देंगे नहीं क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन का नहीं है, पानी का जायज़ था उनका जो उन्होंने बना रखा है, बिल्कुल सही है, और हमारे पास था नहीं। तो हमने दूसरी जगह से अरेंज किया, फॉरेस्ट से ही खरीद के लाए और यहाँ जैसे तैसे करके ट्री गार्ड लगा करके, पानी नहीं था हमारे पास डालने के लिए, तो आप देखेंगे मिट्टी तेल का जो हॉकर वाला होता है उससे हमने 2 टैंकर खरीदा और उसमें पानी डाला और फिर जा करके वो टेप नल जहाँ से मिट्टी तेल निकलता है वहाँ से पाइप लगा के पानी डालना चालू किया। उसमें भी प्रॉब्लम हुआ, लोग हमें घेर लेते थे कि मिट्टी तेल दो, क्योंकि उसमें मिट्टी तेल वाले का नाम लिखा होता था पीले रंग से। तो फिर हमने अर्पा अर्पण महाअभियान का नाम रखा और उसे ग्रीन कलर से पुतवाया पूरे। फिर उसके बाद फिर वो नदी किनारे चुकी था, तो नदी में पानी रहता था, 18 जून के बाद पानी आ जाता है, लगभग 15 जून के बाद मानसून आता है बिलासपुर में। तो पेट्रोल का एक पंप होता है, उससे हम पेट्रोल खींचते थे और पेट्रोल पंप से, और उससे फिर पानी का वो लगा करके फिर सामने सिंचाई करते थे बच्चों मतलब पौधे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा चला और माननीय अमर अग्रवाल जी थे उस टाइम मंत्री थे, उन्होंने बोर लगाया और फिर बोर के फिर हमने स्प्रिंकल और गार्डन पाइप के लिए वो लगा के नोजल लगा के फिर पाइपलाइन बिछा के वहाँ पे किया। अब धीरे धीरे अर्पा अर्पण महाअभियान काफ़ी मतलब कि एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं हमारे साथ और बहुत बढ़ भी गया, लोगों का बहुत सारा जुड़ाव हो गया है। तो 25,000 पौधों को पेड़ बनाते में हमें 8 साल लगे हैं और हमें और भी जगह चाहिए अर्पा मैया के तट पे, ताकि हम वहाँ पे 1 लाख नहीं जितना हो सके पेड़ लगाएं। और आप सभी बच्चों का उसमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अर्पा जो है हमारी माँ है, मैं उन्हें माँ ही कहता हूँ, क्योंकि हमारी माँ भी हमें दूध पिला के बड़ा की है और अभी तक हमारी जो अर्पा मैया है वो आज भी हमें पानी पिला रही है। तो हमारी माँ की भी माँ है, वो जगत जननी है, माँ पार्वती है, तो उसे माँ का ही स्थान प्रदान करते हुए सारे बच्चों का और सारे लोगों का ये ड्यूटी बनता है कि अपनी माँ का सेवा करें। यस सर। और सर जैसे कि हम के कितनी पानी की आवश्यकता है और हम उसका कितना उपयोग करते हैं या कितने और करना चाहिए, तो उसके लिए हम एक वाटर फुटप्रिंट का यूज़ करते हैं सर, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए सर। देखिए, पानी की उतनी आवश्यकता होती नहीं जितना हम लोग यूज़ करते हैं। आप नहाने जाते हैं तो पहले या तो शावर ऑन करते हैं या फिर टेप नल ऑन करेंगे, पानी बह रहा है, नहा रहे हैं, इधर सेविंग कर रहे हैं, उधर पानी बह रहा है आपके बेसिन से ढेरों आप। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आदमी अगर यूरिन करने जाता है तो कितने ग्राम करता है, पर पानी 9 लीटर वो बहाता है बेसिन से, वो सॉरी कमोड से, है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और वैसे मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बताने के लायक नहीं है। बहुत ऑड सिचुएशन है जिस देश में अमिताभ बच्चन को आके बताना पड़ता है कि पॉटी यहाँ करो, यहाँ नहीं, तो उस देश का फ्यूचर क्या होगा। देखिए, एकदम खुल के बात करना होगा यहाँ पे, लोगों को समझना चाहिए। हर इंसान को पता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही। जब बाहर आदमी निकलता है थूकता है तो उसको एहसास नहीं होता, पर अपने घर में जाके नहीं थूकता हूँ। तो ये एहसास मेरे को नहीं लगता कि हमको बताना चाहिए। सबको पता है कि पानी कहाँ वेस्टेज हो रहा है। मैं यहाँ पे जब अंदर आया था तो यहाँ पे पानी बह रहा था, मैं चूंकि मेरी नज़र पहले उधर ही जाती, तो बच्ची को मैंने कहा तो वो दौड़ के जाके बंद की। हाँ सर, बिल्कुल उस टाइम गिरा नहीं, पानी भर के ही रखा हुआ। तो ये सारी चीजें हमको आत्मसात करना होगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ, और मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं, पूरे समाज की प्रॉपर्टी, और आने वाले बच्चों का भी उतना हक है जितना हमारा है। तो इसको इस तरह से समझना पड़ेगा और पर्सनली लेना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि हम सब चीज पा जाएंगे। मतलब कि जितनी हमें आवश्यकता है पानी की, हम उतना ही उपयोग करें, पानी का वेस्ट ना करें, क्योंकि आने वाले समय पे ऐसी बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं जो पानी से होंगी।
और ऐसा दिन दूर नहीं है कि वो दिन भी हमें देखने को मिलेगा, पर अभी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे। और सर आपसे मेरा एक और सवाल है, जैसे कि नदियों पे डैम्स बनती हैं, तो डैम्स फॉर्मेशन का रिवर्स पे क्या असर पड़ता है सर? बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य जी के आश्रम में काशी में बैठा था, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो अभी शंकराचार्य हैं, उस टाइम उनके शिष्य थे स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य के, तो उन्होंने एक घटना बताई थी और मेरे जीवन में काफी बदलाव आया उसमें। उन्होंने कहा कि जब अलकनंदा से निकलती है गंगा मैया और आती इधर, तो ऐसा लगता है कि किसी बच्ची के बाल को पकड़ के दीवार पे ठोक रहे हो। मतलब आप सोचो कि जो कलकल करते हुए बहरी प्रकृति किसी के अधीन नहीं है, और अगर हम इसको हम सोचेंगे कि हमारे अधीन है, तो आपने देखा होगा केदारनाथ का कहानी। यस सर। अब भूस्खलन जो हो रहा है, और सर नदी के पास एक खुद का अपना अच्छा इकोसिस्टम होता है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग मछलियाँ होती हैं। और आजकल के जो मछुआरे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए किसी मछलियों को नहीं छोड़ते हैं, तो उस पर नदी का क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? देखिए ये तो एक हास्यास्पद क्वेश्चन है एक प्रकार से, क्योंकि नदी में पानी ही नहीं है, तो फिर मछलियाँ कहाँ से रहेंगी? यस तो सबसे पहली बात है कि सिस्टम को हमको रीजनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत दूर की बात है। और इकोसिस्टम तो वाकई में पूरा खत्म हो गया है, तो इकोसिस्टम को लाने के लिए नेचुरली जो आपको देखिए जो प्लांटेशन हम करते हैं वो, और नेचुरल जो प्लांटेशन होता है वो जमीन आसमान का अंतर होता है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह है जो पौधे हम लगाते हैं, और ये नेचुरल जो है वो अलग ही उनका प्रभाव होता है। तो इकोसिस्टम पे बहुत प्रभाव पड़ा है, और मछुआरे तो अब बिना काम के रह गए हैं। तो इसको रीजनरेट करने के लिए हमको बहुत बेहतर प्लांटेशन करना होगा। और सर हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं जल बचाने के लिए और अर्पा अर्पण महाअभियान में? बिल्कुल, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अर्पा अर्पण महाअभियान से जुड़ें, और नदी के तट पे पौधे लगाना आसान होता है। पौधों को 1 साल तक केयरिंग की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने घर में अपने पपीज को भी उतना टाइम देते हैं, उससे भी कम टाइम लेता है पौधा। तो आप अगर वैसा कर लेते हैं तो नो डाउट अर्पा मैया भी अच्छा, एक खास बात कि अर्पा मैया पे कभी गंदगी ना डालें, कभी भी फूल माला भी ना डालें, क्योंकि सड़ेगा, क्योंकि पानी है नहीं, और जलकुंभी हो रहा है जो रुका हुआ है उसमें। तो बिल्कुल भी कचरा मुक्त रखें, स्वच्छ रखें और प्लांटेशन करें, इससे आपके 90% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। और सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि आप प्लांटेशन को लेकर भी काम करते हैं, तो हम किस तरीके की प्लांटेशन कर सकते हैं नदी के तट के किनारे या फिर शहरी इलाकों में? क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या, हमें जगह की कमी हो रही है, तो किस तरीके के पौधे हम लगा सकते हैं सर? देखिए नदी के किनारे तो आप बरगद, पीपल, जामुन, करंज ये सब लगाएं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो इको फ्रेंडली बहुत ज़्यादा, मतलब कि हमारे नेचर के लिए है। और शहर के अंदर ऐसे पौधे लगाएं जो स्ट्रेट हो। आप डिवाइडर पे लगाएं, रोड के किनारे लगाएं, लेकिन परमिशन लेके लगाएं गवर्नमेंट से, कहीं ये ना हो कि भविष्य में काटा जाए। तो ऐसी जगहों पे, और अपने घर में एक पौधा तो जरूर लगाएं। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है उसके बगैर नक्शा पास नहीं होने देती आपके घर का मैप, तो एक पौधा ऐसे लगाएं जो स्ट्रेट हो, जैसे झारूल का पेड़ होता है। यस सर। और जो सुंदर फूल भी देता है वो, तो घर में इस तरह के पौधे लगाएं। ढेरों पौधे हैं, आप नर्सरी में जाके पता कर सकते हैं, तो उस तरह के पौधे आप घर में जरूर लगाएं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि श्री श्याम मोहन दुबे जी अर्पा अर्पण महाअभियान पे जुड़े हुए हैं, वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, परंतु हमें भी अपने लेवल पे वाटर कंजर्वेशन, नदी बचाओ, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो रिजल्ट हमें नहीं दिखेंगे। तो आप भी अपने लेवल पे छोटे छोटे कदम भी उठा सकते हैं, जिससे हमें को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू।